अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू विकी एंड अब की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं CS 302 का लेक्चर नंबर 8। और लेक्चर नंबर 8 के अंदर हमारा जो टॉपिक है वो है बुलियन अलजेब्रा के बारे में। इससे एक दो लेक्चर्स पहले हमने एक टॉपिक किया था जो कि गेट्स के बारे में था, जिसके अंदर हमने ये वाले सारे के सारे गेट्स पढ़े थे। और इन गेट्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये 3 सिंपल होते हैं एंड नेक्स्ट ये जो 2 होते हैं ये कॉम्बिनेशन होते हैं। और इन दोनों में फर्क सिर्फ इतना ही है कि अगर दोनों सेम हो तो आंसर 1 आता है, डिफरेंट हो तो 0 आता है, इस तरीके का। तो अब हम हमारा जो टॉपिक है वो है बुलियन अलजेब्रा के बारे में और उसके अंदर लॉजिकल सिंप्लीफिकेशन। अब बुलियन अलजेब्रा क्या चीज़ है? जब हमारे पास डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं ट्राई करने के लिए, तो उन हर कॉम्बिनेशन के अंदर, या सिंपल आप कह लें कि हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज हैं और उन सभी की वैल्यूज के अंदर हमने एंड गेट और गेट नॉट गेट ये सारे के सारे जो है वो मिक्स करके अप्लाई करने हैं। तो वो जो मेथड कहलाएगा उसको हम कहेंगे बुलियन अलजेब्रा। अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास 2 वैल्यूज हैं A एंड B, तो उनके दरमियान में हम सिर्फ एक ही गेट अप्लाई कर सकते हैं, या हम एंड कर लेंगे या और कर लेंगे या नॉट एंड सो ऑन। ठीक है, नॉट नॉट के अंदर ऑफ कोर्स वैसे ही एक ही वेरिएबल यूज होता है, तो हम इसके अंदर सिर्फ एक ही जो है वो गेट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सपोज कि अगर हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो A और B से ज्यादा हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो इनपुट्स हैं वो 2 से ज्यादा हैं, लाइक A B C एंड D, तो उसके अंदर क्या होगा कि हम ए और बी के ऊपर पहले ए गेट अप्लाई करेंगे, सी और डी के ऊपर फिर दूसरा गेट अप्लाई करेंगे, एंड उन दोनों का जो आंसर आएगा, यानी कि ए और बी का आंसर आ गया एक्स, सी और डी का आंसर आ गया वाई, तो फिर हम एक्स और वाई के ऊपर भी अगेन कोई और गेट अप्लाई करेंगे, एंड उसके बाद हमारे पास लास्ट में एक वैल्यू आ जाएगी। जब हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी तो हम गेट्स को अप्लाई करना बंद कर देंगे। ये बुलियन अलजेब्रा का रूल होता है। तो इसके अंदर क्या है कि अब आप ये भी सोचेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने किन वैल्यूज के ऊपर कौन सा गेट अप्लाई करना है और कैसे करना है। उसकी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। पेपर में या वैसे भी हमारे पास जब वैसे हम कर रहे होते हैं प्रैक्टिकल, उसमें तो हमारा मकसद होता है कि हमने कोई ना कोई चीज बनानी होती है। लाइक हमने कोई ना कोई सर्किट बोर्ड क्रिएट करना है, तो उसके अंदर हम खुद सोचते हैं कि हमें यहाँ पे कौन सा गेट अप्लाई करना पड़ेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि एक सर्किट बोर्ड है, उसके ऊपर 2 स्विचेस लगे हुए हैं। अगर मैं एक स्विच दबाऊं तो ग्रीन लाइट जल जाए, अगर मैं दूसरा स्विच दबाऊं तो रेड लाइट जल जाए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि मेरे पास एक कॉम्बिनेशन अवेलेबल है कि अब मेरे पास एक सिचुएशन है कि मैंने एक स्विच को दबाना है तो ग्रीन लाइट जलेगी, दूसरे स्विच को दबाना है तो रेड लाइट जलेगी। तो मैं ए के ऊपर जो है एक स्पेसिफिक गेट अप्लाई करूंगा, और इसी तरह बी के ऊपर भी मैं वो स्पेसिफिक गेट अप्लाई करूंगा, अनलेस अनटिल कि मेरे पास वो वाला कॉम्बिनेशन बन जाए। उसके लिए मुझे 3-3 गेट्स लगाने पड़े, 6-6 गेट्स लगाने पड़े, फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह अगर मेरे पास एक सिचुएशन है कि मेरे घर में एक बल्ब लगा हुआ है और मैं चाहता हूं कि वो बल्ब 2 बटन से कंट्रोल हो। अगर जस्ट जस्ट एक सिंपल सिचुएशन सोचें कि आप घर में, और आपके घर में सीढ़ियां हैं और अक्सर सीढ़ियों पे बल्ब लगा होता है, तो आपने अगर नीचे से ऊपर जाना है तो आप चाहते हैं कि नीचे से ऊपर जाते वक्त आप उस स्विच को ऑन करें और बल्ब जो है वो ऑन हो जाए, और जब आप सीढ़ियां ऊपर चढ़ जाएं तो ऊपर जाके आप उस स्विच को बंद कर दें, विच मीन्स कि एक स्विच लगा हो सीढ़ियां चढ़ते वक्त और दूसरा स्विच लगा हो सीढ़ियों के ऊपर। तो ये कैसे काम करेगा? ये सिंपली ऐसे काम करेगा कि हम ऐसी सिचुएशन बना देंगे कि अगर इन दोनों में से कोई भी एक स्विच ऑन होता है तो हमारा बल्ब जो है वो ऑन हो जाएगा, और अगर दोनों स्विचेस ऑन होते हैं तो बल्ब ऑफ हो जाएगा। तो सिंपल क्या है कि बाय डिफॉल्ट यही है कि उन दोनों में से किसी एक स्विच को ऑन रहना पड़ेगा और किसी दूसरे स्विच को ऑफ रहना पड़ेगा। और ये वाली सिचुएशन हमने जहां तक मुझे याद है नैंड गेट या नॉर गेट में पढ़ी थी, जिसके अंदर ये था कि अगर हमारे पास दोनों इनपुट सेम है तो हमारा आंसर 0 आता था। लाइक 1 1 है तो हमारा आंसर 0 आएगा, 1 0 है तो 1 आएगा, 0 1 है तो भी 1 आएगा। तो ये हमारे पास एक सिचुएशन थी। उस सिचुएशन के ऊपर हमने देखा कि कौन सा गेट लगता है, हमने वो गेट लगाया और हमारा काम बन गया। लेकिन पेपर के अंदर क्या होता है, नॉर्मली आपको गेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है कि आपने आपके पास ये वैल्यूज हैं और आपने इसके ऊपर फ्ला गेट अप्लाई करना है। वो गेट अप्लाई कैसे करना है? जब आपका पेपर होगा, आपको पेपर के अंदर इस तरीके से एक इक्वेशन दी जाएगी। यहाँ बीच में तो कॉमर्स लगे हुए हैं लेकिन वहां पे कॉमर्स नहीं होंगे, यहाँ पे हो सकता है मल्टीप्लाई का साइन या हो सकता है प्लस का साइन ही लग जाए। तो इस तरीके से आपको एक इक्वेशन दी जाएगी। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपने एक जहाज बनाना है, एक डायग्राम बनानी है गेट्स को कंबाइन करके। तो गेट्स को कंबाइन करके जब आप एक डायग्राम बनाएंगे या जहाज बनाएंगे तो ये हमारे रहे 4 गेट्स, और वो डायग्राम बनेगी कुछ इस तरीके की। ये डायग्राम एक है, ये डायग्राम दूसरी है। अब ये कैसे काम करती है ये मैं आपको बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा के बारे में। तो बुलियन अलजेब्रा के जो है नॉर्मली 3 रूल हैं। एक है कम्यूटेटिव लॉ,
फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, दूसरा एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, एंड तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो जो हमारा पहला कम्यूटेटिव लॉ है फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, उसका रूल क्या है कि अगर आप a प्लस बी करते हैं तो वो b प्लस ए के इक्वल होना चाहिए, विच मीन्स कि हम यहाँ पे हर वैल्यू को 1 इज्यूम करेंगे सिंप्लिसिटी के लिए। तो यहाँ पे अगर a 1 है और b 1 है तो 1 प्लस 1 की जो वैल्यू होगी वो इसी तरह b प्लस a की होनी चाहिए, या फिर 1 प्लस 0 की वैल्यू 0 प्लस 1 होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारा a यहाँ पे 1 है, b यहाँ पे 0 है, तो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। सिंपल हमारा यहाँ पे और गेट अप्लाई हुआ। उसके बाद अगर हम करें 0 प्लस 1 तब भी हमारा आंसर 1 ही आएगा, इसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। इसी तरह जो हमारा कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन है उसके अंदर ये है कि अगर हम दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं तब भी उनका आंसर सेम आना चाहिए। सो a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई, यानी कि 1.0 इज इक्वल टू 0 एंड 0.1 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम कहेंगे कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। जैसे यहाँ पे इन्होंने यही चीज को, यही इक्वेशन जो है इन्होंने डायग्राम के अंदर डिस्क्राइब की हुई है कि यहाँ पे है हमारे पास a और b एज इनपुट, तो यहाँ पे आ गया a एज इनपुट और यहाँ पे आ गया b एज इनपुट, और उसके बाद हमारा इसका आंसर आ गया a प्लस बी। इसी तरह हमने दूसरी साइड पे जो है ये वाली साइड, यहाँ पे हमने b और a को एज इनपुट लिया, तो क्या हुआ, यहाँ पे हमारा b एज इनपुट है और यहाँ पे a एज इनपुट है, तो उसका आंसर भी a प्लस बी आता है, विच मीन्स कि a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए। सेकेंड जो हमारा आता है एसोसिएटिव लॉ, उसके अंदर हमारे पास नॉर्मली 3 इनपुट्स होते हैं। जैसे हमारे पास a और b था, इसके अंदर हमारे पास c भी आ जाता है। और ये मैथ वाले जो कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ हैं ये बिल्कुल वही हैं। एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन के अंदर क्या है कि अगर हम b प्लस सी को करते हैं और इसका जो भी आंसर आता है उसके अंदर हम a को प्लस करते हैं, तो ये हमारे पास एक आउटपुट बन जाएगा, एक वैल्यू बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम करते हैं b प्लस सी यानी कि 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, और उसके अंदर हम a की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 0 प्लस कर देते हैं, तो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा हमारे पास। सेम इसी तरह अगर हम यहाँ पे करें तो 0 प्लस बी यानी कि 0 प्लस 1 अगर हम करते हैं तो हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा, और उसके अंदर जब हम थर्ड वैल्यू प्लस करेंगे तब भी हमारे पास वैल्यू जो है वो वही रहेगी। अब एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन जो है जैसे उसी तरीके से हमारा एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन यहाँ पे ये तो सिंपल मैथ की चीजें थी। यहाँ पे मेन चीज ये आती है कि जब आपके पास ये पेपर में इक्वेशन दी जाएगी तो आपने इसका ये वाला जहाज जो है वो कैसे बनाना है। ये वाले जो जहाज हैं ये बनाना काफी सिंपल है। आपके अंदर पेपर के अंदर आपके पास जो है वो 2 से 3 ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन तो आपके पास होता है एमएस वर्ड के अंदर बनाना, एंड नॉर्मली कुछ जो कैंपसेस होते हैं वहाँ पे एमएस विजियो भी अवेलेबल होता है, अगर आपने उसके बारे में सुना है आप उसके अंदर भी ये वाले डायग्राम जो है वो बना सकते हैं। एंड थर्ड हमारा सबसे प्यारा दुलारा जो है हमारा पेंट, हम उसके अंदर ये वाली जो ये डायग्राम जो है वो बना सकते हैं। अब सिंपल हम एक काम करते हैं कि पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो डायग्राम बनी है ये बनी कैसे है, एंड सेम इसी साथ साथ जो है मैं आपको ये डायग्राम बना के भी दिखा देता हूँ। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपना एमएस ऑफिस ओपन कर लेते हैं, एंड मेरे पास ये जो है लेटेस्ट वर्जन है, आपके पास कोई भी वर्जन हो सकता है। उसके अंदर जो टूल्स जो हैं वो सारे के सारे अवेलेबल होते हैं, लेकिन थोड़ा आगे पीछे होंगे, आप उन टूल्स को एक बार ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएंगे। एंड आप अभी तक आपने कई बार पेपर दिए होंगे कैंपस में जाकर, तो आपको पता होगा कि आपके कैंपस में कौन सा वर्जन यूज होता है। नॉर्मली 2007 या 2010 या 13 यूज हो रहा होता है, तो 13 के अंदर तो सेम रूल्स होंगे, 10 के अंदर थोड़ा डिफरेंट हो सकते हैं, तो आप अपनी प्रैक्टिस जो है वो कर लीजिएगा। तो ये है हमारी इक्वेशन जिसके ऊपर हमने काम करना है और जिसके ऊपर हमने डायग्राम बनानी है। अब हमारे पास इक्वेशन क्या है कि सबसे पहले हमारे पास a एज इनपुट है, ठीक है। तो हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे a लिख लेते हैं, या फिर बाद में हम a लिख लेंगे, पहले हम इनपुट की इसकी एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो इंसर्ट में जाएंगे और उसके बाद हम यहाँ जाएंगे शेप्स में, और शेप्स में जाने के बाद हम एक लाइन चूज करेंगे और यहाँ पे आके हम एक लाइन इस तरीके से बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने देखना है कि हमारा ये जो ए है वो तो यहाँ पे गया आ, यहाँ पे आप लाइन के पास जो है वो डबल क्लिक करेंगे इस तरीके से, तो कर्सर हमारा वहां पे आ जाएगा, वहां पे आप ए लिख दें। उसके बाद नेक्स्ट चीज है कि हमने देखना है कि हमारे पास जो सिंबल है वो कौन सा है, तो हमारे पास यहाँ पे है प्लस। प्लस का मतलब होता है और गेट, तो हम इसके आगे जो है डायरेक्ट और गेट अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए भी आपने सिंपल जाना है इंसर्ट में, शेप्स में, और यहाँ पे आपने जाके देखना है कि आपको और गेट कहाँ पे मिलता है। वैसे अगर हम देखें तो ये भी हमारा और गेट है। और गेट का जो है वो रूल किस तरह का है कि हमारे पास यहाँ पीछे से एक कर्व है और आगे जो है वो चूंच है।
तो हमने इसी तरह की एक डायग्राम ढूंढनी है जिसमें पीछे कर्व हो और आगे चोंच हो। तो यहाँ सिंपल के अंदर तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ये एरोज आ जाते हैं, यहाँ पे भी नहीं है। फ्लो चार्ट के अंदर हमें यहाँ पे ये एक डायग्राम मिल जाएगा सिंबल, ये वाला विच स्टोर डाटा इसका नाम लिखा है, लेकिन हम इसको और गेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह हमारे पास यहाँ एंड गेट भी पड़ा हुआ है, तो हम इसको सिंपली सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे इसको इस तरीके से बना लेते हैं। सिंपल आप इसको उल्ट बनाया तो इसको ऐसे करके रोटेट कर लें, तो ये हमारा तकरीबन और गेट बन जाएगा। ये जैसे मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ, अगर आपको एग्जैक्ट और गेट मिल जाता है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। सिंपल आपने इंसर्ट में जाना है, शेप्स में जाना है, एंड यहाँ पे आपको सारी की सारी शेप्स जो है वो मिल जाएंगी। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे गया लग इस लाइन के आगे, ये हमारा एक इनपुट हो गया कंप्लीट। उसके बाद हमने नेक्स्ट देखना है कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट चूंकि हमारे पास है ब्रैकेट, और मैथ के अंदर एक रूल होता है कि जब भी कोई ब्रैकेट आ जाती है तो हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे, जैसे ये यहाँ पे बना हुआ है। हम अपना क्या करेंगे, नेक्स्ट हम अपनी जो है वो ब्रैकेट को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए बी और उसके बाद हमें चाहिए सी। सिंपल आप इस लाइन के ऊपर क्लिक करके भी इसको कॉपी कर सकते हैं अगर ये लाइन आपको अलाउ करे। अगर नहीं कर रही तो आप सिंपल इंसर्ट पे जाएं, शेप्स पे जाएं, लाइन को चूज करें और यहाँ ला के एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर लें। उसको आप उसको कॉपी करके पेस्ट कर लें, उसकी दो लाइनें बन जाएंगी। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं यहाँ पे बी का, और इसको हम यहाँ पे नाम दे देते हैं सी का। ठीक है, देन हमारा जो नेक्स्ट काम आता है वो यही देखना है कि ए और बी और सी जो है इसके दरमियान में सिंबल कौन सा है। तो यहाँ पे इसके दरमियान में सिंबल वैसे तो प्लस है, लेकिन हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। जस्ट सपोज कि यहाँ पे डॉट ऑपरेटर लगा हुआ है, यानी कि हमारा एंड गेट लगा हुआ है। तो आप इसको कैसे बनाएंगे, इसके लिए भी आपने अगेन इंसर्ट में जाना है, शेप्स में जाना है, और आपने अपना एंड गेट चूज करना है जो कि ये बना है, और इसको ला के यहाँ पे इस तरीके से बना देना है। तो ये बन गया हमारा बी और सी का एंड गेट। जब हमने बी डॉट सी किया, इट मीन्स कि हमारा बी और सी दो इनपुट होंगे, और इसके ऊपर जो सर्किट लगेगा वो लगेगा एंड गेट का, और एंड गेट का यही सर्किट होता है जहां तक मुझे याद पड़ा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ए डॉट बी है, डॉट सी है, तो यहाँ पे एंड गेट का ये सर्किट लगा हुआ। ठीक है, तो यहां तक तो हमारा हो गया ये काम। अब नेक्स्ट जो बात आती है वो ये आती है कि हमने इस सर्किट को आपस में करना है अटैच, क्योंकि यहाँ पे बी डॉट सी था, ये बी डॉट सी तो हमारा बन गया। तो पीछे जो प्लस ए है इसको हम यहाँ पे इसके साथ कैसे जोड़ेंगे। तो सिंपल आपने इसके ऊपर कर्सर लेके जाना है, इसको थोड़ा आगे मैंने इसलिए किया है कि ये थोड़ा एडजस्ट हो जाए, और ए को यहाँ से खत्म करके हम यहाँ पे ले आते हैं। ये हमारा ए इनपुट हो गया। ठीक है, और अब हमने क्या करना है कि बी और सी का जो आंसर होगा उसको हमने ए के साथ अटैच करना है। ठीक है, तो बी और सी का आंसर हमें कहाँ पे मिलेगा, बी और सी के सर्किट के सामने, यानी कि इस जगह पे। तो इसके लिए हमने क्या करना है, इसको थोड़ा पीछे कर लेता हूँ ताकि ये बीच में गैप बन जाए। इसके लिए हमने क्या करना है, सिंपल हमने जाना है अपने इंसर्ट में, शेप्स में, यहाँ पे जाके आप सिंपल लाइन ले लें। जब आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपका थोड़ा सा इस पे हाँ ठीक हो जाएगा। मैंने कभी एमएस वर्ड पे इतनी बनाई नहीं, मैं नॉर्मली एमएस विजियो यूज करता हूँ क्योंकि उसमें बनाना आसान है। तो यहाँ से हम एक लाइन लेंगे, उसके बाद हम इस लाइन को इस तरीके से यहाँ पे इसके साथ अटैच कर देंगे। थोड़ा सा ये टेढ़ा बनेगा, खैर है, बट यू गॉट द आइडिया। और यहाँ तक, और उसके बाद हम अगेन एक लाइन लेंगे जो यहाँ से लेके इसके साथ यहाँ पे अटैच हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, बी डॉट सी का जो आउटपुट था वो हमें मिलना था यहाँ पे, यानी कि इस जगह पे बी डॉट सी करके। ठीक है, तो इसको यहाँ से हमने अटैच कर दिया एज इनपुट यहाँ पे, यानी कि ए के साथ हमने अटैच कर दिया। तो यहाँ पे ए और ये जो हमारा था बी डॉट सी एज इनपुट यूज होगा, जिसके ऊपर जो कनेक्टर है हमारा वो लगेगा हमारा और गेट का, यानी कि प्लस का। तो अब ये दोनों वैल्यूज आपस में प्लस होंगी, और आगे जो हमें आंसर मिलेगा वो ही अगेन ये वाला मिल जाएगा जो हमें रिक्वायर्ड था, विच इज ए इंटू बी प्लस सी, सॉरी ए प्लस इंटू बी डॉट सी। ठीक है, ये वाला आंसर हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपने ये जहाज जो है वो क्रिएट करने हैं। अब आपकी अपनी मर्जी है कि आप एमएस वर्ड यूज करना चाहते हैं या एमएस विजियो यूज करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि आप एमएस वर्ड यूज करें या आप पेंट यूज कर लें, क्योंकि इन दोनों पे ये बनाना एक तो आसान है, प्लस आपके कैंपसेस के अंदर हमारा जो वीयू का सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर मोस्टली एमएस विजियो जो है वो अवेलेबल नहीं होता। शायद ही है किसी एक दो कैंपस या कुछ चंद गिने चुने कैंपसेस हैं वहां पे एमएस विजियो जो है वो इंस्टॉल्ड हो, अदरवाइज वहां पे नहीं होता। तो अगर आपने उस पर प्रैक्टिस कर ली तो यहाँ पे बनाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। पेंट के अंदर इसको बनाना बिल्कुल ही आसान है, आप सिंपल लाइन ले सकते हैं, उसको इस तरीके से करके बना के ड्रॉ कर दें।
थोड़ी सी रफ बनेगी, लेकिन वो डायग्राम आपकी एक तो जल्दी बन जाएगी क्योंकि पेपर में जो है वो टाइम बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो इस तरीके से आप ये वाले जहाज जो है वो बना सकते हैं। लेकिन मजीद हम अभी फिलहाल बुलियन अलजेब्रा के बारे में बात करेंगे और इसके अंदर हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम ऑलरेडी थोड़ा सा उसके बारे में कर चुके हैं, जैसे हमने यहाँ पे बीच में डॉट यूज कर लिया। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो होता है उसके अंदर भी यही चीज है कि उसके अंदर डॉट और प्लस दोनों यूज हो रहे होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये कहता है कि ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, यानी कि पहले आपने बी और सी को प्लस करना है, उसका जो आंसर आएगा उसके अंदर आपने ए की वैल्यू को करना है मल्टीप्लाई, यानी कि बी और सी को आपने लगा दिया और गेट बी प्लस सी, और इसके ऊपर आपने मल्टीप्लाई कर दिया हमारा ए, तो हमारे पास उसका आंसर जो है वो आ जाएगा। और वो वैल्यू इक्वल होगी अगर आप ए और बी दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, देन ए और सी दोनों को मल्टीप्लाई करते हो और उन दोनों के आंसर्स को आपस में ऐड कर देते हो, यानी कि ये वाला जहाज और ये वाला जहाज जो है ये दोनों सेम है इन सेंस ऑफ इनका आउटपुट। अगर आप इसको जो है वो क्रिएट करते हैं इस रूल के तहत और इसका आंसर जो है वो आता है फॉर एग्जांपल 5, जस्ट सपोज कि इसका आंसर आता है 5, तो अगर आप यही वैल्यूज को यूज करते हुए ये रूल अप्लाई करेंगे, ये वाला जहाज बनाएंगे, तब भी उसका आंसर 5 ही आएगा। यहाँ जहाज से मुराद सर्किट है। जब हम सर्किट क्रिएट करते हैं फिजिक्स के अंदर या नॉर्मली जो भी मशीनरी बन रही होती है जिसके अंदर हम सर्किट्स बनाते हैं, तो उनके अंदर अगर हम ये वाले रूल्स अप्लाई करते हैं बुलियन अलजेब्रा के, तो ये वाला सर्किट और ये वाला सर्किट दोनों का जो हमारा आंसर है, जो हमारा आउटपुट है, वो सेम आएगा। कैसे? आप इसके अंदर दोनों की एग्जाम्पल ले सकते हो कि ये वाला जो है ये हमारा फर्श वाला पंखा है, पेडिस्टल फैन है, एंड ये वाला जो है ये मेरी छत वाला पंखा है। अब दोनों का जो फ्रेम है वो डिफरेंट है, क्योंकि एक जो है वो जमीन पे पड़ा होगा, उसके नीचे एक स्टैंड होगा, ऊपर पंखा लगा होगा, और जो दूसरा है वो छत के साथ लटका हुआ होगा, ऊपर एक रॉड होगा और नीचे पंखा लगा होगा। दोनों का आर्किटेक्चर टोटल डिफरेंट है, लेकिन दोनों का पर्पस क्या है कि अगर हम दोनों को करंट देते हैं तो दोनों पंखे, जमीन वाला और छत वाला, हमें हवा देते हैं। यही बात है हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर कि अगर आप इन वैल्यूज के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करके दो डिफरेंट टाइप्स के सर्किट्स बनाते हैं, तो वो दोनों का आउटपुट जो है आपको सेम मिलेगा, यानी कि पंखा चलाएंगे तो हवा आएगी, ज्यादा पंखा चलाएंगे तो ज्यादा हवा आएगी। ठीक है, तो ये तो थे हमारे बुलियन अलजेब्रा के तीन इसके जो मेथड्स थे। दोबारा एक बार रिपीट कर लेते हैं, जो तीन हमारे लॉज थे, विच इज कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारा रूल्स ऑफ बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा के अंदर जीरो और वंस के बहुत मजे मजे के रूल होते हैं, एंड ये वाले जो रूल हैं ये अक्सर एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं, एंड आपकी फर्दर जितनी भी स्टडीज चलेंगी जहां पे डीएलडी के बारे में बात होगी वहां पे इन आर्ट फॉर्मूलाज की बात लाजमी होगी। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनको आपने अच्छे से याद करना है, और ये बहुत सिंपल है, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ पे आप सिंपल देख सकते हैं कि हमारे पास अगर एक वेरिएबल है और उसके अंदर हम जीरो प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर वही वेरिएबल ही आ जाएगा, लेकिन अगर हम उसी वेरिएबल के अंदर वन प्लस करते हैं तो हमारा आंसर वन आएगा। कैसे? ये जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू क्या है? इस वेरिएबल की वैल्यू इधर जीरो है या वन है, क्योंकि हम काम कर रहे हैं बुलियन अलजेब्रा में, हम काम कर रहे हैं बाइनरी के अंदर। तो बाइनरी के अंदर या तो जीरो होता है या वन होता है, तो या तो इसकी वैल्यू जीरो है या इसकी वैल्यू वन है। तो अगर इसकी वैल्यू है जीरो तो जीरो प्लस वन इज इक्वल टू वन, और अगर इसकी वैल्यू वन है तो वन प्लस वन इज इक्वल टू वन लग जाएगा, और दूसरा जो आगे वाला लफ्ज है वो कैरी चला जाएगा, लेकिन हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर वन ही आएगा, दूसरी वैल्यू जो है वो कैरी हो जाएगी। हम कैरी की वैल्यू को नॉर्मली नहीं देखते होते, हाँ अगर हम बुलियन के अंदर या बाइनरी एडिशन कर रहे हैं तब वहां पे जो है उसका कैरी देखा जाता है, अदरवाइज हम उसको इग्नोर कर देते हैं। इसी तरह अगर हम अपने वेरिएबल के अंदर जीरो को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर जीरो आएगा, तो जीरो मल्टीप्लाई जीरो जीरो होगा या वन मल्टीप्लाई जीरो जीरो होगा। एंड अगर इसी तरह हम अपने वेरिएबल के अंदर वन को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर अगेन वेरिएबल आ जाएगा, जो कि सेम इसी के इक्वलेंट है। कैसे? या तो हमारे वेरिएबल की वैल्यू जो है वो जीरो कहलाएगी या वन कहलाएगी, उसके अंदर हम जो भी मतलब वन मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आंसर हमारा वही वेरिएबल होगा। अगर ये जीरो है तो जीरो मल्टीप्लाई वन इज इक्वल टू जीरो, जो कि ए के इक्वलेंट है, एंड इसी तरह वन मल्टीप्लाई वन हमारा वन आ जाएगा, जो कि अगेन ए के इक्वलेंट है, एंड सो ऑन। हमारे ये वाले भी तीन चार फॉर्मूलाज इसी तरीके से काम करते हैं। आपने यहाँ पे हर जगह पे इनके अंदर एक ही जगह पे या तो जीरो पुट करना है या वन पुट करना है, एंड जो भी आप करेंगे उसके रिगार्डिंग आपको ये आंसर जो है वो मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारा आता है जी डी मॉर्गन्स लॉ,
एंड डी मॉर्गन्स लॉ जो है हमारा बुलियन अलजेब्रा के तकरीबन सिमिलर ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके अंदर हमारा जो मेन डिफरेंस आता है वो ये आता है कि हम इसके अंदर जब अपने जहाज बनाते हैं, इसके अंदर भी हम अपने जहाज ही बनाते हैं। जिस तरह हम अपने वहाँ पे उस ऊपर वाले के अंदर बुलियन के अंदर हमने जहाज बनाए थे, डायग्राम्स बनाई थी, सर्किट्स बनाए थे, इसके अंदर भी हम अपने सर्किट्स बनाते हैं। लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है कि जो डी मॉर्गन्स लॉ है वो ये स्टेट करता है कि जब भी आप एक सर्किट बनाएं, आपने एंड पे जाके उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करना है। एंड कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि आपने उसके ऊपर जाके नॉट गेट अप्लाई करना है। तो जब आप उसके ऊपर नॉट गेट अप्लाई करेंगे तो वो आइदर नॉर गेट बन जाएगा या नैंड गेट बन जाएगा, क्योंकि आप सबसे पहले अपने इनपुट्स के ऊपर या एडिशन करेंगे या मल्टीप्लिकेशन करेंगे एंड उसके ऊपर आप अपना नॉट गेट अप्लाई करेंगे। सो एडिशन के ऊपर जो नॉट गेट लगता है वो हमारा नॉर गेट बन जाता है। एंड हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है यानी कि जो हमारा एंड गेट है उसके ऊपर जब आप नॉट गेट अप्लाई करते हैं तो वो हमारा नैंड गेट बन जाता है। तो ये हमारा डी मॉर्गन्स लॉ है। और डी मॉर्गन्स लॉ के जो सिंपल हैं वो दो रूल हैं कि आप ए डॉट बी को मतलब ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं और उसका नॉट गेट लेते हैं तो वो इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट के। यहाँ पे आपने सिंपल सी बात याद रखनी है डी मॉर्गन्स लॉ के अंदर कि इक्वल टू के दोनों तरफ सिंबल्स चेंज हो जाते हैं। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे प्लस आएगा और अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा। एंड सिंपल सा दूसरा रूल ये है कि अगर वेरिएबल्स इकट्ठे हैं और मल्टीप्लाई आ रहा है तो दूसरी साइड पे जाके वेरिएबल्स जो है वो डिवाइड हो जाएंगे और प्लस का साइन आएगा। इसी तरह अगर यहाँ पे वेरिएबल्स इकट्ठे हैं ए प्लस बी और उनका मतलब कंबाइन कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, इकट्ठे से मुराद है कंबाइन कॉम्प्लीमेंट, तो दूसरी तरफ जाके उनके एक तो पहले सिंबल चेंज हो जाएगा एंड दोनों के कॉम्प्लीमेंट्स भी अलग अलग हो जाएंगे। ये हमारा डी मॉर्गन्स लॉ है। अब डी मॉर्गन्स के ऊपर इसी रूल को फॉलो करते हुए अगर हम अपने सर्किट्स बनाते हैं, फॉर एग्जांपल इसको यूज करते हुए बनाते हैं, इन दोनों के दरम्यान में लगेगा हमारा एंड गेट और उसके ऊपर हमारा कॉम्प्लीमेंट अप्लाई होगा। तो ये हमारा बन गया एंड गेट और उसके ऊपर हमने अपना नॉट गेट लगा दिया। तो इसका आंसर हमारे पास ये आ गया। इसी तरह अगर हम अ, इसको एक और सर्किट बनाते हैं विच इज कि आप दोनों साइडों से पहले अपने वेरिएबल्स का जो है आप कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। अगर आपके पास जीरो है तो वो वन बन जाएगा, वन है तो वो जीरो बन जाएगा। कॉम्प्लीमेंट ले लिया, नॉट गेट लगा दिया और उसके बाद आपने उसके ऊपर जो है वो और गेट लगा दिया, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आंसर इसके इक्वल होगा। विच मीन्स कि अगर आप पंखा है, उस पंखे के अंदर दो तारे हैं, एक रेड कलर की वायर है और एक ब्लैक कलर की वायर है, और जो पीछे से करंट की तार आ रही है वो भी एक रेड कलर की है और एक ब्लैक कलर की है। तो आपने पंखे की जो रेड कलर की वायर थी वो करंट की ब्लैक के साथ लगा दी और पंखे की जो ब्लैक थी वो करंट के रेड के साथ लगा दी, तो भी पंखा चलेगा। एंड अगर आप रेड को रेड के साथ लगाते हैं और ब्लैक को ब्लैक के साथ लगाते हैं तो भी पंखा चलेगा और आपको हवा आएगी। तो यहाँ पे भी सेम यही रूल अप्लाई होता है कि अगर आप गेट अप्लाई करके कॉम्प्लीमेंट लो मल्टीप्लाई के अंदर और अगर कॉम्प्लीमेंट लेके गेट अप्लाई कर दो तो आपके जो आंसर्स आएंगे वो सेम आएंगे, लेकिन आपकी जो गेट्स हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे। यहाँ पे हमारा डी मॉर्गन्स लॉ इतना ही है। हाँ, इसके अंदर वेरिएबल ज्यादा हो सकते हैं, जब वेरिएबल ज्यादा होंगे तो उसके ऊपर सिंपल जो है वो रूल भी एक पॉइंट का ज्यादा हो जाएगा। वो मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा बना के दिखा देता हूँ कि अगर हम ये स्टेट करते हैं कि हमारे पास ए डॉट बी डॉट सी है, ये कहाँ पे टाइप हो रहा है महाशय, इसको यहाँ से निकाल देते हैं। तो अगर हम यहाँ पे ये स्टेट करते हैं कि हमारे पास ए डॉट बी डॉट सी है, सीरियसली डॉट बी डॉट सी है, तो इसका जो हमारा इसके ऊपर हमने कॉम्प्लीमेंट का साइन है वो आपने एज्यूम कर लेना है, बेहतर है। या आप एज्यूम नहीं करेंगे तो फिर मुझे मजबूरन इंसर्ट में जाके शेप्स में जाके यहाँ पे ऊपर एक लाइन लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमारा a डॉट बी डॉट सी है, इसका हमने ले लिया यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट, यानी कि हमने पहले a को b के साथ मल्टीप्लाई किया फिर उसको c के साथ मल्टीप्लाई किया, तीनों वैल्यूज जब मल्टीप्लाई होंगी तो इनके ऊपर मैंने नॉट गेट अप्लाई कर दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तीनों वैल्यूज का जो था, तीनों वेरिएबल्स की जो वैल्यूज थी वो वन थी, तो वन मल्टीप्लाई वन करके आपने उसके ऊपर जो है वो नॉट गेट अप्लाई कर दिया, तो आंसर आपके पास आ गया, ठीक है। तो ये जो है इक्वलेंट है। अगर आप a करते हैं पहले, आप उसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, उसके अंदर प्लस करते हैं बी को कॉम्प्लीमेंट लेके और उसके बाद आप करते हैं सी, यानी कि हमारे पास जो ये तीनों वैल्यूज हैं इनमें कुछ इस तरीके से हमारा आएगा कि हमारा ये जो ए है पहले आपने इसका एक अलहदा से कॉम्प्लीमेंट लेना है और उसकी वैल्यू को आपने रख लेना है, यानी कि हमारे पास ए की वैल्यू वन थी, आपने कॉम्प्लीमेंट लिया वो यहाँ पे जीरो आ गई। उसके बाद जो हमारा सेकंड है उसका बी का भी आपने ऐसे ही करना है एंड सी का भी आपने ही
ऐसे ही करना है। तो इस तरीके से 3 वेरिएबल्स का हमारा जो डिमॉर्गन्स लॉ है वो बन जाएगा। अगर यहाँ पे वैल्यूज ज्यादा होती हैं डॉट डी डॉट ई डॉट एफ चला जाएगा, तो यहाँ से प्लस ई प्लस डी प्लस ई प्लस एफ एंड सो ऑन यहाँ पे होता जाएगा। नॉर्मली 3 वेरिएबल्स की ही होती हैं या हद 4 पे चले जाती हैं बस। तो ये था हमारा डिमॉर्गन्स लॉ। हमारा जो बुलियन अलजेब्रा का रूल था उसके अंदर सिंपल हमारे पास 3 लॉज हैं। उन 3 लॉज के ऊपर हम डिफरेंट तरीके से मल्टीप्लिकेशन या एडिशन करते हैं। एंड जो हमारा डिमॉर्गन्स लॉ है वो सिर्फ एक ही बात को करता है कि आइदर आप मल्टीप्लिकेशन करो, आइदर आप प्लस करो या बोथ करो। एट द एंड आपने उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट देना है, आपने उसकी वैल्यू के ऊपर नॉट गेट अप्लाई लाजमी करना है। ठीक है, तो ये था हमारा डिमॉर्गन्स लॉ। अगर आपको इसकी वैसे तो आई थिंक समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी बिल्कुल समझ नहीं आई या ऐसा कुछ सीन है तो आगे जाके ये चीजें रिपीट होती रहनी है, वहां पे जाके आपको ये इसकी समझ आ जाएगी। और ये जो सर्किट्स हैं ये आगे जाके आते रहेंगे, तो हम इनको भी आगे जाके बनाते रहेंगे। तो यहाँ पे वैसे हमारा लेक्चर तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन हम यहाँ पे इस वीडियो को खत्म कर रहे हैं क्योंकि ये लेक्चर है काफी लेंथी, क्योंकि इसके अंदर नेक्स्ट हमारा आ रहा है एसओपी एंड पीओएस, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे बुलियन अलजेब्रा डिमॉर्गन्स लॉ की तरह। तो इस वीडियो के अंदर हमने कवर कर लिया बुलियन अलजेब्रा एंड डिमॉर्गन्स लॉ लेक्चर नंबर 8 का। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे लेक्चर नंबर 8 का सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।